गुड इवनिंग ऑल। हम लोग लास्ट टाइम ग्रहों की गाथा पढ़ रहे थे, सॉरी लग्नों की गाथा पढ़ रहे थे। 6 लग्न तक हमने कर लिया था। आज हम 7वें लग्न से बात करेंगे। 7वां लग्न जो है उसका स्वामी होता है शुक्र। तो लग्न दोष समाप्त होने के कारण सातवां 7वीं राशि जो है वो लग्न में बैठी है, तो लग्न दोष समाप्त होने के कारण शुक्र जो है वो शुभ ग्रह माना जाएगा। और वैसे भी ये केंद्र भाव में बैठा हुआ है। दूसरे घर का स्वामी मंगल है, जो एक तटस्थ भाव में और दूसरा सम राशि में है। तो यहाँ पर मंगल जो है सम राशि का माना जाएगा। आपका जिसका माइक ऑन ऑन है ऑफ कर लीजिए। इसके बाद अगली राशि है धनु राशि, जिसका स्वामी गुरु है। गुरु 9वीं और 12वीं राशि से इंडिकेट होता है। 9वीं राशि तटस्थ भाव में है और 12वीं राशि छठे भाव में है। छठा भाव अशुभ होता है, इसलिए यहाँ पर जो गुरु हैं वो अशुभ माने जाएंगे। 10वीं और 11वीं राशि शनि की है। 10वीं राशि केंद्र भाव में है, जबकि 11वीं राशि त्रिकोण भाव में है। तो यहाँ पर शनि जो है वो त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण शुभ माने जाएंगे। इसके साथ साथ शनि एक केंद्र भाव में है और दूसरा त्रिकोण भाव में है। अंतः शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह भी है। के बाद 12वीं राशि मीन है, जिसके स्वामी गुरु हैं, हम कर चुके हैं। सप्तम भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल है, हम कर चुके हैं। अष्टम भाव में शुक्र है, परंतु क्योंकि लग्न भी शुक्र का है इसलिए लग्न दोष समाप्त हो जाता है, तो अष्टम को यहाँ दोष नहीं लगेगा। फिर हम आते हैं नवम भाव पे, और नवम भाव के जो स्वामी है वो है बुध। तीसरी राशि है मिथुन राशि है, स्वामी बुध है। और छठी राशि कन्या राशि, स्वामी बुध है। यहाँ पे त्रिकोण में और अशुभ स्थान पर बुध है। तो हमारा एक सूत्र था कि अशुभता पर शुभता की विजय होती है, जिस कारण नवम भाव का जो बुध है वो शुभ माना जाएगा। इसके बाद आती है बात अंतिम राशि की, सॉरी सेकंड लास्ट की। चंद्रमा चंद्रमा केंद्र भाव में है, यानी यहाँ पे समभाव में माने जाएंगे।
और आखिरी सूर्य है, वो तटस्थ भाव में है। तटस्थ भाव ये कहता है कि दूसरी मेरी राशि जहां बैठी होगी मैं वैसा फल दूंगा। तो यहां पर क्योंकि कोई दूसरी राशि नहीं है, आ, कोई दूसरी राशि नहीं है, तो यहां पर सूर्य भी सब माने जाएंगे। मंगल, ठीक। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है? बरोबर आ रही। यस सर। हाँ जी, एक बार दोबारा बोलिए। बरोबर आ रही। बराबर आ रही है। आवाज खैर कम है सर, आवाज थोड़ी तेज करो आप। गुरु यहाँ पे गलत लिख दिया था। आवाज तो मेरी पूरी खुली हुई है यहाँ से। कभी कभी तो बहुत सर बढ़िया आती है, तो बराबर काफी है कम सर। आती है। सर बराबर है सर। कोई नेट ये उसका इंटरनेट का इशू होगा। और दिनों जैसे आवाज सही आपको वैसे कहीं आवाज नहीं, आवाज में थोड़ा डाउन। अब ठीक आ रही है बस? हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अब सही होगी। वॉल्यूम कम था इसका। ओके। मैंने वॉल्यूम नहीं चढ़ा, बस स्पीकर माइक थोड़ा सा पास किया, वो दूर था। अच्छा इसमें अच्छा, बस उसी का फर्क था। तो हमारी जो ये तुला लग्न की कुंडली है, इसके अंदर शुक्र शनि बुध शुभ ग्रह है, गुरु अशुभ ग्रह है, मंगल चंद्र और सूर्य ये समग्रह हैं। वहीं शनि जो है वो योग कारक ग्रह भी है। अगली कुंडली हम लेते हैं। वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। लग्न दोष समाप्त होने के कारण मंगल यहाँ पे शुभ ग्रह माना जाएगा। के बाद धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है। गुरु दूसरे और पांचवें घर का स्वामी है। दूसरा घर तटस्थ भाव है और पांचवा त्रिकोण है। तो तटस्थ भाव ये कहता है कि मेरी दूसरी राशि जहां बैठी होगी मैं वैसा फल दूंगा। तो यहां पर गुरु जो है वो शुभ हो जाएंगे। इसके बाद मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि है। तो 10वीं और 11वीं दोनों राशियों के स्वामी शनि है। तीसरा घर तटस्थ भाव है जो ये कहता है कि मेरी दूसरी राशि जहां बैठी होगी मैं वैसा फल दूंगा। दूसरी राशि केंद्र में बैठी है और केंद्र समफलकारी होता है। तो शनि जो है इस कुंडली में समफल प्रदान करेंगे। इसके बाद शुक्र जो है वो सप्तम भाव में बैठा है और 11वें भाव में बैठा है। सप्तम भाव केंद्र भाव है, 11वां भाव तटस्थ है। तो 11वां भाव ये कहता है कि मेरी दूसरी राशि जहां बैठी होगी मैं वैसे फल दूंगा। तो यहां पर शुक्र जो है वो समफलकारी रहेंगे। फिर बात आती है बुध की। बुध 8वें घर, सॉरी यहाँ एक गलती कर गया मैं। शुक्र जो है वो दूसरे और 12वें भाव का स्वामी है। तो दूसरा भाव केंद्र भाव संभाव होता है और 12वां भाव जो है वो अशुभ होता है। तो शुक्र यहाँ अशुभ होंगे। इसी तरीके से बुध जो है वो अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी है, 11वां तटस्थ होता है। तो यहाँ पर बुध जो है वो अशुभ फल देंगे। चंद्रमा त्रिकोण भाव के स्वामी है तो यहाँ पर शुभ फल देंगे। और सूर्य सम भाव के स्वामी है, तटस्थ भाव में केंद्र भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे तटस्थ भाव के स्वामी है। अगली कुंडली लेते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में
बृहस्पति स्वामी है, तो बृहस्पति की पहली राशि लग्न में बैठी है, लग्न दोष खत्म हो गया। साथ ही दूसरी राशि केंद्र भाव में बैठी है, तो यहां पर लग्न को मुख्य मानकर गुरु को शुभ राशि के शुभ ग्रह के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी शनि है, दूसरा और तीसरा भाव दोनों तटस्थ है। अंत यहाँ पर जगदीश जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जगदीश जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। तो यहाँ दूसरा और तीसरा भाव जो दोनों तटस्थ भाव है, तो यहाँ पर शनि जो होगा वो समफलकारी रहेगा। इसके बाद मंगल आता है। मंगल त्रिकोण के और 12वीं राशि के 12वें घर के स्वामी है। तो त्रिकोण भाव शुभ भाव है और अशुभता पर शुभता की विजय होती है, इसलिए मंगल जो है शुभ ग्रह के अंतर्गत गिने जाएंगे। शुक्र छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव तटस्थ है, तो शुक्र की दूसरी राशि खराब घर में बैठी हुई है, अशुभ घर में बैठी हुई है, तो यहाँ पर शुभ जो है शुक्र जो है वो अशुभ रहते हैं। इसके बाद बुध केंद्र के स्वामी है, तो बुध यहाँ पर दोनों तरफ केंद्र के 3 और 6 राशि है, दोनों ही समफलकारी हैं, तो यहाँ पर बुध जो है वो समफल प्रदान करेंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में है, पीड़ित भाव में है, तो चंद्र यहाँ पर अशुभ फल देंगे। सूर्य पंचम भाव में है, पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है, तो यहां पर सूर्य जो है वो शुभ फल देंगे। अगली कुंडली लेते हैं। मकर लग्न की कुंडली है। लग्न दोष समाप्त होने के कारण शनि जो है वो शुभ ग्रह है। इसके बाद बृहस्पति की बात करें, गुरु की बात करें, तो तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी है। तो मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति जो है वो अशुभ फल देते हैं, अशुभकारी है। मंगल केंद्र का स्वामी है और तटस्थ भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, तो यहां पर मंगल जो है वो समफलकारी होंगे। इसके बाद शुक्र है, त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र के स्वामी है, तो यहां पर शुक्र जो है वो शुभ फल देंगे। फिर बुध आते हैं। बुध अष्टम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी है, तो यहां पर बुध जो है त्रिकोण के स्वामी होने के कारण जो छठे भाव के दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो यहां पर बुध शुभ फल देंगे। इसके बाद चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, तो समफलकारी हो गए, और सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है, तो अशुभ हो गए। अगली कुंडली पर आते हैं। शनि शुभ ग्रह होंगे। बृहस्पति जो है तटस्थ भाव के स्वामी और दूसरा भी तटस्थ भाव के स्वामी है, तो यहां पर बृहस्पति जो है वो समफल देंगे। मंगल तीसरे घर के स्वामी और केंद्र के स्वामी है, तो यहां पर समफल देंगे। शुक्र केंद्र के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी है, तो यहां पर शुभ फल देंगे और साथ ही साथ योग कारक भी होंगे, क्योंकि एक केंद्र में है और दूसरी त्रिकोण में राशि है। तो जब भी कोई राशि त्रिकोण में और केंद्र में होती है
वो योग कारक कहलाती है। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध पांचवें और अष्टम भाव के स्वामी हैं। फिर वही सूत्र, एक शुभ भाव है और एक अशुभ भाव है। अशुभता पर शुभता की विजय होती है। तो बुध जो है वो शुभ ग्रह है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, तो यहां पर चंद्रमा अशुभ हो जाएंगे। सूर्य समभाव में है, तो सूर्य यहाँ पे समफल प्रदान करेंगे। और अब हम आते हैं अंतिम कुंडली पर, मीन लग्न की कुंडली। मीन लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो शुभ भाव में है। उसके बाद मंगल है जो दूसरे घर के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी है, तो ये शुभ है, तो मंगल यहाँ पे शुभ हो गए। इसके बाद तीसरे घर के स्वामी शुक्र हैं और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो यहां पर शुक्र जो है वो अशुभ हो जाते हैं। बुध केंद्र के स्वामी हैं, तो यहां पर शुभ सॉरी समफलकारी होंगे। चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ हो गए। सूर्य पीढ़ी स्थान पर बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ पर अशुभ हो गए। अब शनि की बात करें तो एक तटस्थ में और एक अशुभ भाव में बैठे हैं, तो शनि यहाँ पर अशुभ होंगे। तो ये हमारी 12 लग्नों की गाथा थी। जब भी ज्योतिष में आप कोई कैलकुलेशन लगाते हैं तो घर के अनुसार उसके स्वामी का संबंध, यानी जहां आप प्लेनेट बैठा होगा उसका संबंध जरूर देखा जाता है। इसी के अनुसार शुभता और अशुभता, इन दोनों को देखते हुए हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब यहां पर एक चीज कॉमन है जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसा मैंने ये बताया था कि जन्म कुंडली में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, भाव, राशि और प्लेनेट या ग्रह। सबसे पहले हम ग्रहों को देखते हैं। ग्रह जिस जगह पर बैठे हैं उनका फल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सीधा एस्पेक्ट ग्रहों का ही पड़ रहा होता है भावों के ऊपर। इसके बाद उनकी ग्रहों की दृष्टियां देख सकते हैं, कंजक्शंस देख सकते हैं। फिर हम वहां पे तुलना करते हैं राशि की। आप जिस भी घर को देख रहे हैं वहां पर राशि का प्रभाव भी पड़ता है। तो जब आप किसी को कुछ बताएंगे तो राशि के बारे में भी उस घर को लेकर डिफाइन करेंगे। हमने ग्रह ले ली, राशि ले ली, ये 2 चीजों तो लेनी लेनी है। इसके साथ साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है जिससे हमारी प्रिडिक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। वो है कालपुरुष की कुंडली। कालपुरुष की कुंडली में जो भी घर जिस राशि के लिए निर्धारित किया गया है उसका जो भी स्वामी है उसकी भी व्याख्या प्रिडिक्शन करते समय दी जाती है। इस तरीके से हम जो भी प्रिडिक्शन करेंगे उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है। अभी 7 दिन के दौरान मैंने आपको जो कुछ भी बताया, यदि उससे संबंधित आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। किसी का कोई सवाल है? ओके।
कोई व्यक्ति अगर अभ्यास करना चाहता हो और अभी कुंडली के बारे में कोई जानकारी ना रखता हो, वो एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिए। बस उनको बेसिक नॉलेज हो जो मैंने अभी तक दी है। माइक ऑन कर लीजिए। जी सर। दूसरा हैंड किसने रेज किया है? ओके, सर मैंने। जी शिवांगी जी, आप भी हैंड रेज कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है, और प्रिडिक्शन करने की टेक्निक क्या है? जो आपको छोटे से सूत्र बताए थे उनका ध्यान रखना है बस आपने। पहला घर किसका होता है? लगन खुद का। खुद के बारे में बताता है। अगर वहां पर जी कोई प्लेनेट बैठेगा तो वो हमारे जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उनको एनहेंस कर देगा। जी जी। तो यहाँ पर राहु केतु को छोड़ दीजिए, चंद्रमा बैठा हुआ है जी। और अपनी राशि में होके बैठा है, तो आप इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? सर जो इंसान होगा वो दिखने में अट्रैक्टिव हो सकता है सर। गुड। सुंदर होगा। हाँ जी। इमोशनल हो सकता है। हाँ जी। इमोशनल हो सकता है। हाँ जी। रोमांटिक स्वभाव का भी हो सकता है। जी। और सर विचार जो है स्टेबल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हाँ जी। चंद्रमा का जो उतार चढ़ाव है वो मेंटल जी। स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी। और और सर थोड़ा क्या मतलब कफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह सकती है सर जी बिल्कुल। शरीर। कफ, हाँ कफ कहाँ बनेगा? कोल्ड कफ एंड कफ बनेगा की हाँ दिमाग में। चेस्ट में, दिमाग में। दिमाग में। देखिए बनता चेस्ट में ही है, लेकिन चढ़ेगा कहाँ पे? दिमाग पे। तो साइनस की प्रॉब्लम। सोचने समझने की क्षमता नहीं, यहाँ पर सोचने की समझने की क्षमता वीक हो जाएगी। जी। ओके। ठीक है। अब चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। हाँ जी जी। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट मैं भूल गया। हमने एक और सूत्र इसमें जोड़ा था कि कालपुरुष की कुंडली में जो भी इस घर का स्वामी है उसके बारे में भी हमें बताना होगा। तो यहाँ का स्वामी कौन है? मंगल। कालपुरुष की कुंडली 1 2 3 4 से शुरू होती है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे मंगल भी है। तो जी। अब हमें क्या करना है? चंद्रमा और मंगल का योग बनाना है। ओके। जी। तो अब मंगल क्या कौन सी क्वालिटीज लिए रहता है? पराक्रम, बल, तो फाइटर, धैर्य। अग्नि तत्व है ना वॉरियर। सर मंगल। हाँ जी। तो अब हमें चंद्रमा और मंगल को जोड़ना है। तो यदि कफ और अग्नि मिलेंगे तो क्या बनेगा? सर कफ लिक्विड हो जाएगा ना, आई मीन उसका प्रभाव कम हो जाएगा कफ का। कफ का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा, कफ एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। हम्म। जब कफ एसिडिटी में कन्वर्ट होगा तो वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कम होगा, पर साथ ही साथ एसिडिटी भी बनेगी। सर अगर चंद्रमा नहीं होता सिर्फ मंगल ही होता तब भी एसिडिटी रहती प्रॉब्लम। हाँ। अब अगर मंगल है तो मंगल का प्रभाव ज्यादा होता, जी। चंद्रमा की भी राशि है तो थोड़ा सा प्रभाव कम होता, पर यहाँ पे चंद्रमा खुद भी है, चंद्रमा की राशि भी है, और फिर मंगल बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि मंगल का प्रभाव काफी न्यून रहेगा, और जी। चंद्रमा को सपोर्ट करेगा, पीछे से अग्रेसिव बनाएगा और हम्म। कार्य को पूरा करने की शक्ति देगा। हम्म। तो सर जैसे अगर कहीं और, जैसे आप अभी तो विशेष लगन की बात बता रहे हैं, हम्म, कहीं और भी जैसे कोई हाउस है उसमें दो ग्रह बैठ गए हैं और उसके काल पुरुष का भी जो आप बता रहे हैं लॉर्ड है उसकी हाँ जी। कुंडली के हिसाब से, हाँ तो जी। सर वो काल पुरुष का जो लॉर्ड है उस हाउस का वो दोनों को अफेक्ट करेगा जी। जो, है ना? देखिए, एक तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम यहाँ पे 70 80 साल काटने आए हैं। समय तो अपने आप जी। चले जा रहे हैं ना, हम हैं तो हाँ भी जी। और नहीं है तो भी। हाँ जी। काल पुरुष की कुंडली कहीं ना कहीं आपको वो जो जिस घर में बैठती है वो घर के रिजल्ट देती ही देती है। बट वो रिजल्ट क्या है? वो आपकी एक प्रकार की आत्मा है, वो नजर नहीं आएंगे। वो एक वातावरण है जो हमें मिला हुआ है, उसमें हम कैसे एडजस्ट होते हैं वो हमारी राशियां बताती हैं।
और उन राशियों में हम किस प्रकार का बिहेव करेंगे वो हमारे प्लैनेट्स बताते हैं। जी जी सर जी। ठीक है। हाँ अब जी। यहाँ पे 7वीं दृष्टि चंद्रमा की 7वें ही घर पे पड़ रही है, जी जिसका जी। स्वामी जो है वो शनि है। जी हाँ जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, चंद्रमा की दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे। सर स्पाउस के बारे में। हाँ जी। स्पाउस भी ब्यूटीफुल हो सकता है सर, या हाँ ठीक है। लव मैरिज और होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। और सर वही चंद्रमा जैसी क्वालिटी स्पाउस भी इमोशनल हो सकता है। जी ठीक है, दो दो तीन तीन ही लेके चलते हैं। अब यहाँ पर शनि बैठ गया, और जी मैंने बताया था चंद्रमा और शनि का योग विष योग होता है। जी जी जी। तो यहाँ पे हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब अगली 3 व्याख्याएं फिर करते हैं, 3 या 4 जो भी है। सर सामंजस्यता में थोड़ी कमी रहेगी फिर, विष योग है तो। जी, सामंजस्यता में दिक्कतें आएंगी, आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं। और अब देखिए, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, हाँ 7वें जी। घर पे दृष्टि डाल रहा है, पर साथ ही साथ वो इंडिकेट कर रहा है कि झगड़े भी हो सकते हैं। जी जी और झगड़ों के दौरान मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि शनि और चंद्र जी विष योग है, और विष का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पे पड़ता है। जी सर तो डिवोर्स तक का भी आपने एक बार बताया था कि डिवोर्स होने के भी चांसेस है, तो इन लोगों को दूर दूर रहना चाहिए। नहीं, डिवोर्स होने के चांस यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ दृष्टि डाल रहा है। तो सर ये राशि की वैसे दृष्टि डाल आपने कहा था कि शनि वैसे 7वें घर में अच्छा होता है अगर अकेले बैठा हो। रहा है। देखिए, हर एक की अपनी अपनी प्रिडिक्शन बनेगी, अच्छा और बुरा कुछ भी लेके मत चलिए। जी यहाँ पे आप सिंगल सिंगल उसकी प्रिडिक्शन करना सीखिए, फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस अपने आप आती चली जाती है। जी जी चंद्रमा और शनि जब एक साथ बैठेंगे, उनको हम जी विषुव बोलते हैं, और वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के हाँ प्रति विष बना देंगे। जी ठीक है। अब यहाँ पे जी अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समय देते हैं, तो विषुव जी होने के कारण आपसी झगड़े की संभावना बन जाती है। जी बस एक चीज का हमें खास ध्यान रखना होगा, ये सारी चीजें जो भी होंगी वो जो हमारे दशा काल होते हैं, दशा चक्र होते हैं, उनके दौरान होती है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा और शनि अगर यहाँ बैठ गए हैं तो झगड़े हमेशा चलते रहेंगे, वो एक स्पेसिफिक समय पर होंगे। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे 7वां घर भी है, 7वें घर का स्वामी शुक्र है। तो चंद्रमा जी और शुक्र ये भी आपस में संबंध बना रहे हैं। शुक्र कहाँ पे है सर इसमें। काल 7वीं पुरुष की कुंडली के हिसाब काल से। पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7वां घर शुक्र का है। जी तो चंद्रमा शुक्र से भी संबंध बना रहा है। तो चंद्र जी और शुक्र का संबंध कैसा होगा, दोनों सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। तो जी क्या व्याख्या करेंगे आप। पार्टनरशिप अच्छी चलेगी सर। जी। और लव होगा पार्टनर्स के बीच में। रिलेशंस अच्छे मेंटेन हो सकते हैं, वो हाँ एक ही चीज रिलेशन होगी। अच्छे और हो सकता है। हम्म, स्पाउस भी सब ब्यूटीफुल हो सकता है अगर। मैम हर जगह स्पाउस को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ओके ठीक है, हम ये बोलेंगे कि दो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तो एक तरफ शनि बैठा है जो ये कह रहा है रिलेशन खराब होंगे, और एक तरफ शुक्र बैठा है जो कह रहा है अच्छे होंगे। तो जैसा जी समय रहेगा वैसे अच्छे और खराब चलते जी रहेंगे। ठीक है। चंद्रमा जो है वो देव ग्रह है, और जी शुक्र जो है वो राक्षसी ग्रह है। तो अगर देखा जाए तो मस्तिष्क की स्थिति देवता और राक्षस वाली स्थिति में झूलती रहेगी। कभी व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा और कभी दानी हो जाएगा। दूसरी तरफ जी जीवन के दो पक्ष होते हैं, कठोर और सौम्य। दोनों ही जी पक्ष इसमें लग गए हैं, दोनों सौम्य हैं, जी और दोनों, एक राक्षस और एक देव है। तो अच्छा और बुरा जी दोनों आ गए, तो एक पूर्णता का संकेत है। तो ऐसे जी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात और करते हैं, राहु केतु की। हमने राहु केतु का भी जी ज्यादा इंक्लूड नहीं किया था, आज हम थोड़ा सा राहु केतु पे बात करते हैं। जी राहु सिर है और केतु उसका धड़ है, यानी एक ही जी व्यक्ति के दो हिस्से हैं।
तो जी जब भी हम राहु केतु को स्टडी करेंगे तो पहले राहु को स्टडी करेंगे, वो जिस घर में बैठा है उसके प्रति आपको डीप अटैचमेंट देगा, अपनी क्वालिटीज जी देगा। फिर हम केतु की स्टडी करेंगे, केतु जिस घर में बैठा है उस घर के प्रति आपको डीप डिटैच अटैचमेंट देगा। जी अब केतु पहले घर में बैठा है तो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, जी और राहु 7वें घर में बैठा है तो व्यक्ति अपने पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देगा। जी चंद्र और केतु का योग, चंद्र यानी मन और केतु यानी उथला हुआ, छोड़ देने वाला। जी जी चंद्र और केतु का योग इसके अंदर क्या क्रिएट करेगा, व्यक्ति जो है मन से विरक्त या वैरागी हो जाएगा, जी क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन में विचलन है, और केतु विरक्ता का भाव है, तो इसको हम पागलपन की स्थिति भी बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पागलपन की स्थिति में होगा। जी किस चीज को लेके पागल होगा, जो उससे ऑपोजिट घर में बैठी होगी। तो पार्टनर के प्रति व्यक्ति के अंदर पागलपन का भाव क्रिएट हो जाएगा, या जी तो वो उससे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा या फिर उसके प्रति किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा। जी ठीक है, तो ये अब हमने देखो सिर्फ 3 प्लैनेट्स बैठाए और व्याख्याएं कितनी सारी बन गई। जी अब हमने क्या करना है, जो भी व्यक्ति हमसे व्याख्या करवाने आया है, जिसकी व्याख्या करनी है, देश काल परिस्थिति का निर्णय लेते हुए, देश काल परिस्थिति का निर्णय लेते हुए हमें उसी के अनुरूप व्याख्या करनी होती है, और इसके साथ साथ महादशा का चार्ट देखना होता है। 1 मिनट होल्ड जी कीजिएगा। चलिए, अब हम कोई दूसरा ग्रह लेते हैं। अ, शिवांगी जी, आप कोई ग्रह बताइए एक, कहाँ रखें उसको। आबा जी। सर आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए कुछ भी। अच्छा, गुरु को रख लीजिए चाहे तो। चलिए गुरु को रख लेते हैं। कहाँ रखूं? फर्स्ट हाउस में। चलिए फर्स्ट हाउस में रखा। अब हम इस व्यक्ति के लिए क्या व्याख्या करेंगे? गुरु भाग्य सर में, बहुत ठीक है। नॉलेज वाला होगा, रिलीजियस होगा, हाँ। बहुत प्राउड भी हो सकता है उसके अंदर, हम्म। और यही सर, नॉलेज वाला बहुत होगा, एजुकेटेड होगा, उसके पास डिग्रीज होंगी बहुत सारी, पीएचडी तक सौम्य की, होगा, मास्टर्स तो। जी सौम्यता भी होगी उस इंसान में। पर हमने एक चीज और भी नियम पढ़ा था, हाँ जी, जी गुरु जहां बैठता है जी उसको जी जला जी देता है और उसके खराब सामने करता है, कर देता है। तो यहाँ दिया पे जल गुरु देता को है। अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे? सब बुरा। लगन में तो कोई दोष लगेगा नहीं, तो फिर ये लगन अच्छा ही में होगा। कोई दोष नहीं लगता, तो यहाँ पे गुरु के अच्छे फल मिलेंगे। हाँ हालांकि जी। अच्छा ये व्यक्ति जीवन भर भटकता रहेगा और अच्छा शादी करने से बचेगा, बस ये दोष लगेगा। अच्छा। जी और शादी अगर कर भी लेगा
तो उसमें भी विरक्ति का भाव रहेगा। जी ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे कौन बैठे हैं? चंद्रमा, चौथी राशि जी है। तो चंद्रमा के साथ गुरु का क्या संयोग बनता है? चंद्रमा मन का कारक है और गुरु ज्ञान का। तो ऐसा जी व्यक्ति, इसके मन में ज्ञान होगा, या ये ज्ञान से अपने मन को कंट्रोल करेगा, जी इसकी तरक्की देगा। और तीसरा, ये मंगल भी बैठा हुआ है, तो थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, या ये कह लीजिए लाइफ में स्ट्रगलिंग तो होती है, तो स्ट्रगलिंग करते हुए इन चीजों को प्राप्त करेगा। अब गुरु की सातवीं दृष्टि सामने पड़ती है, सातवें घर पे, क्या व्याख्या करेंगे? बताइए, अब आप लोग बताइए। सर मैरिड लाइफ अच्छी भी हो सकती है। जी बताइए। स्पाउस भी सर नॉलेजेबल, सौम्य, हाँ, और जो कहते हैं ना सर, नॉलेजेबल होगा। स्पिरिचुअल हो सकता है सर। स्पाउस के लिए आप वो देखेंगे, यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, अच्छा गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बैठे शनि हुए हैं, तो स्पाउस जो है रूखे स्वभाव का होगा, शनि के प्रभाव में होगा। पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु वहां पे उनको उनके रुष्ट व्यवहार पर भी क्षमा कर देंगे। ठीक है आभा जी? जी सर। हाँ जी। और यहाँ का स्वामी शुक्र भी है। हाँ जी। ये देव गुरु हैं, वो राक्षसी गुरु हैं, पर दोनों ही गुरु हैं। हम्म। तो थोड़े इनका विचारों में मतभेद हो सकता है सर। वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, जी तो लड़ाई नहीं करते, इसलिए पत्नी के स्थान पर शुभता बनी रहेगी। जी ऐसे ही गुरु की पांचवी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। त्रिकोण भाव पर पड़ रही है पांचवी दृष्टि। पांचवी दृष्टि देखिए कौन से घर पे पड़ रही है? पांचवें घर पर। वहां पर वृश्चिक राशि है, जिसका जी स्वामी मंगल है, मंगल है। और गुरु खुद मंगल के घर में बैठा हुआ है। जी तो यहाँ पे मंगल गुरु से थोड़ा बलवान हो गया, और हाँ जी। गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल यहाँ पर शुभ फलकारी होगा। जी और कुछ बताइए। सर वहां लगन में मंगल कैसे हुआ सर? वो तो चंद्रमा का घर है ना। लगन में मंगल नहीं है, पांचवें घर में मंगल है। हम अब बात कर रहे हैं गुरु की पांचवी दृष्टि की। अच्छा तो पांचवी दृष्टि ठीक है। पांचवें घर पे पड़ेगी, जहां वृश्चिक राशि है, जिसका जी स्वामी मंगल है। जी तो पांचवा घर किसका होता है? स- बुद्धि, सर संतान का। संतान, संतान, शिक्षा, संतान, शिक्षा। तो व्यक्ति आपकी अपने भावनाएं। बच्चों की शरारतों को, उनकी नासमझियों को आसानी से माफ कर देगा, और बच्चे भी अपने पिता को पूरा रिस्पेक्ट देंगे, अगर ये पुरुष की कुंडली जी है। महिला की है तो अपनी माता को रिस्पेक्ट देंगे एज अ गुरु। जी ऐसे ही पांचवी दृष्टि नौवें घर पर पड़ रही है, सॉरी, नौवीं दृष्टि नौवें घर पे पड़ रही है। जी तो नौवीं दृष्टि भाग्य की होती है। हाँ जी जी। लकी होगा। हम्म। कोई भी चीज इजीली मिल जाएगी, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कोई भी चीज नहीं, ये भाग्य की बात हो रही है। और भाग्य का जो स्वामी है वो भी गुरु है, जी मीन राशि में। तो जी ज्ञान से संबंधित पैतृक चीजें, भाग्य आसानी से जी मिलेगा। अब कोई भी चीज में जी अगर वो व्यक्ति कहता है जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा? जी तो यहाँ पे मंगल मंगल कहाँ बैठे हुए हैं देखिए, पहले, सॉरी, पांचवें और और 10वें घर के स्वामी है। जी तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा
कर्मों के द्वारा, मेहनत के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भाग्य सपोर्ट कर रहा है और मंगल सपोर्ट कर रहा है, और मंगल जी बुध जी का घर है और योग कारक है, तो यहाँ पे लाभकारी हो गया। जी। अब वही मंगल की अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, मंगल चला गया 12वें घर में, तो मंगल यहाँ पे शुभकारी हुआ, हानिकारक हुआ? सर शुभ भी होगा क्यों? अच्छा 12वें घर पे ना। हाँ, देखिए मंगल के घर शुभ है, मंगल हम्म। 12वें घर में है, तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? शुभकारी होगा, अशुभकारी होगा? गुरु से मिलाना सर सर। मेरे ख्याल से शुभ ही होगा, क्यों? क्योंकि सर अपने घर में बैठ नहीं अपना, सर हाँ 12वां बृहस्पति के तक घर आते में हैं बैठ ना गया सर। बार बार बृहस्पति के घर में नहीं, बुध के घर में बैठ गया। तो तीसरा, हाँ जी, जी, मिथुन राशि। और बुध बैठ गया है सपोज कीजिए इस राशि में, तीसरे घर में। आप बताइए। सर बुध तो अपनी उच्च राशि में बैठ गया हुआ है ना, हाँ जी, और तो सर शुभ भी होगा क्योंकि सर वो चेंज हो बुध, गया ये दोनों ना। आपस में चेंज कर लिया इन्होंने, हाँ लेकिन हम उस तरीके से नहीं पढ़ के हम दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे बस इतना जाना कि मंगल जो है 12वें घर में आ गया, इसको हटा दीजिए। मंगल 12वें घर में आया तो शुभ है अशुभ है? अशुभ होगा सर। हाँ, अशुभ। क्यों? रीजन दीजिए, शुभ क्यों है अशुभ क्यों है? तभी जब हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। सर मंगल के साथ बुध की उसको देखना पड़ेगा ना, मैत्री उसको की पूनम मित्रता जी, है अगर क्या? हमारे पास कुंडली इतनी हो, अगर हमें डिटेल में जाना है तो एक एक चीज को क्लियर करना होगा। अब यहाँ पर मंगल के घर त्रिकोण के हैं और तटस्थ भाव के हैं, यानी मंगल यहाँ पर शुभ है और योगकारी भी है, पर खुद मंगल जाके बैठ गया 12वें घर में, तो हमें इसको शुभ लेना है अशुभ लेना है? सर इनका लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न और मंगल की तो बनती नहीं है, तो सर मेरे ख्याल से शुभ होगा क्योंकि आपने बताया था ना कि जब इस टाइप की सिचुएशन तो शुभता की ही विजय होती है। लेकिन शुभता के लिए तो त्रिकोण से घर देखा ना, तो आपने, मैंने वही बताया कि घर तो शुभ है, हाँ योगकारी भी है, पर मंगल 12वें घर में बैठा है, वो क्या इंडिकेट करेगा? यहां पे मंगल, अगर मान लीजिए 10वें घर से आप देखते हैं तो मंगल वहां पे सम फल देगा, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, सम देगा। न्यूट्रल। अगर मंगल कभी भी कोई भी चीज पूरी तरह ना तो अच्छी होती है ना पूरी तरह खराब होती है, जी इसी घर में मंगल खराब भी हो जाएगा और अच्छे भी फल दे देगा, पर अधिकतर जी वहां पे तटस्थ फल देगा, क्योंकि ये तटस्थता का घर है और मंगल खुद पीड़ित है। इसी तरीके से त्रिकोण में मंगल जो है वो शुभ फलकारी है, परंतु मंगल खुद 12वें घर में बैठा है, तो मंगल जो है पीड़ा के घर में बैठा है। अगर आपने मंगल ग्रह को सही दिशा नहीं दी तो मंगल इस कुंडली के लिए पीड़ाकारी हो जाएगा, भले ही वो अच्छे घरों में बैठा है। जी क्योंकि मैंने बताया था कुंडली में जो घर हैं वो इसकी आत्मा है, जो राशियां हैं वो इसका मन है, और जो ग्रह हैं वो उसका स्थूल शरीर है। तो हमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत दिखाई देती है वो स्थूल शरीर पे ही दिखाई देती है, तो मंगल यहाँ पे अशुभ घर में बैठा है तो अशुभता का फल देगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना है? 12वां घर जो है हमारा खर्चों का भी होता है और बचत का भी होता है, लंबी इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। तो हमें इस व्यक्ति को, अगर हम खर्च करवाते हैं तो मंगल खराब होगा, पीड़ित होगा। वहीं अगर हम इससे बचत करवाते हैं तो मंगल शुभकारी होगा, लंबे समय में शुभकारी होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का घर है। तो हमने क्या कहना है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसमें मंगल 12वें भाव का स्वामी हो जाए, कर्क लग्न की कुंडली हो और गुरु लग्न में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को यह कहना है कि आप या तो विदेश से काम करो या विदेश में मंगल की चीजों से संबंधित कार्य करो, तो आपका मंगल शुभ फलकारी हो जाएगा। अगर इन्होंने अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही घर के आसपास कार्य किया तो मंगल कितना भी अच्छा फल शुभकारी हो, फल देने वाला हो, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा। बहुत ज्यादा क्या, अच्छे फल ही नहीं दे पाएगा। मंगल पीड़ित हो जाएगा और मंगल आपको हॉस्पिटलाइजेशन में ले जा सकता है, एक्सीडेंट्स करवा सकता है, चोट लगवा सकता है, ये सारी चीजें देगा।
इन सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मंगल से संबंधित काम या उसमें लगा देंगे। तो प्लेसमेंट्स का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सी प्लेसमेंट कहाँ पे है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब इस कुंडली में मंगल योगकारी है, मंगल लाभकारी है, परंतु यदि इस व्यक्ति ने विदेश से संबंध नहीं बनाया तो यही मंगल इसके लिए हानिकारक हो जाएगा। और कितना हानिकारक होगा, तो ये योग कारक है 5वें घर और 10वें घर से, इन दोनों घरों को बहुत बुरी गत बना देगा, चाहे कितने भी अच्छे घर। सर इन्हीं पे संतान से भी पीड़ा हो जाएगी। हाँ जी, हो सकता है संतान कोई ऐसा काम कर दे कि मंगल हॉस्पिटल पहुंचा दे, इनको या बच्चे को। बच्चा कोई ऐसा काम कर दे कि पिता को हार्ट अटैक आए और पिता हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, बच्चा कोई ऐसा काम कर दे कि पिता का कोई सर फोड़ दे, छुरी मार दे, एक्सीडेंट हो जाए जिससे पिता हॉस्पिटल पहुंच जाए। सर इसका जो भी अगर 12th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को विदेश में जाकर उस ग्रह से ही रिलेटेड काम करनी है, तो एनर्जी ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एनर्जी डिपेंड करती है 3 चीजों पे। जैसे यहाँ पे अगर मंगल की बात करें तो मंगल हर तरीके से सपोर्टिव है, त्रिकोण का स्वामी है, यहाँ पे भी अच्छे भाव में है और यहाँ से भी दृष्टि हो रहा है, तो यहाँ से भी अच्छी कंडीशन में है। पर यहाँ पर ये खुद आके बैठ गया 12वें घर में, तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मंगल के बुरे इफेक्ट मिल रहे हैं। इस बुरे इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम विदेश से कनेक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर यही मंगल यहां से जाके अपनी ही राशि में बैठ जाए तो ये शुभ फलकारी हो जाएगा, यहाँ पे सामान्य फलकारी होगा, यहाँ पे शुभ फलकारी होगा। ऐसे ही अगर ये इस घर में आके बैठ जाए, अब हम ये कह सकते हैं कि ये पत्नी के लिए अच्छा है। पर 7वां घर क्योंकि मारक भी है, तो जब हम मृत्यु का विचार करेंगे तो मंगल से करेंगे, शनि और मंगल से, ये व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार होगी। ऐसे ही अगर ये यहाँ पे चला जाए तो अब गुरु है, गुरु के घर में मंगल आया है, तो ऐसी अवस्था में जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चालू हो जाएंगे, कठिनाइयां आ जाएंगी। पर गुरु और मंगल आपस में संबंध भी बदल रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव संबंध भी है और जीवन में बदलाव आने का संकेत भी है। वहीं ये मंगल दूसरे घर में चला जाए, 11वें घर में, अब यहाँ पर ये मंगल त्रिशडाया लॉर्ड बन गया है, तो यहाँ पे ये पैसा देने का काम करेगा। व्यक्ति जो भी काम करेगा पैसा मिलेगा, जो मंगल से संबंधित होगा। तो हर लोकेशन आपने हर कैलकुलेशन से निकालनी है, सिंगल कैलकुलेशन से आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए आज हमने तीन बातों को प्रैक्टिस करना है इस हफ्ते। नंबर 1, भाव के बारे में आपने प्रिडिक्शन करनी है। नंबर 2, राशि के बारे में प्रिडिक्शन करनी है। नंबर 3, जो ग्रह वहां बैठा है उसके बारे में प्रिडिक्शन करनी है। भाव के बारे में प्रिडिक्शन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार होगी। इन बातों को ध्यान में रख के जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद दृष्टियां होती हैं जो बताई थी, उन दृष्टियों का भी ध्यान रखना है और उनके साथ भी संबंध बनाना है। तो जब आप ऐसा संबंध बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का हमारा चैप्टर ये था। कल हम लोग इससे और थोड़ा सा एडवांस में जाने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आई तो एक बार बता दीजिए, तो कल हम उसकी रिवीजन कर लेंगे। आभा जी, आपने पहले सीखी हुई है ज्योतिष या नहीं सर, आपके साथ ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर। इस हिसाब से आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। सच में सर, थैंक यू सर, आपके वर्ड्स मीन्स अ लॉट। नहीं, आप सच में बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बना पा रहे हैं इसकी, अगर आप फर्स्ट टाइम है आपका तो। हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम ही है सर। जी, और शिवांगी जी आप? मेरा भी फर्स्ट टाइम है आपके साथ। आपकी अभी एज कितनी है? नहीं, मेरे से पहले भी किसी से और से आपने पढ़ी हो या किताब में पढ़ी हो? नहीं 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 सर, पहली बार सीख रही हूँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 27। अच्छा, इस हिसाब से आपकी भी पकड़ काफी अच्छी है। सर वो बहुत जी अच्छा सर। बता रहे हैं सर। जी सर, आप मुझे लोग अच्छे से इंटरेस्ट बता है पा रहे थोड़ा। हैं और ये बहुत इजी है। होता क्या, हाँ होता क्या है, देखिए जब हम इसमें जाते हैं कि ये
चतुर्थेश है, ये पंचमेश है, ये इस घर का स्वामी है, षडेश का स्वामी हो गया, तो फिर वो कैलकुलेशन जो है गड़बड़ाती चली जाती है। हम ज्योतिष को बिल्कुल सिंपल वे में घरों के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से और प्लैनेट्स के हिसाब से जानेंगे। चीजें सारी वही है, बस बताने का तरीका मेरा बिल्कुल सिंपल सा है कि आसानी से समझ आ जाए। सर पर मुझे ना बड़ा कंफ्यूज होना था, जैसे अभी आप समझा रहे थे तो मुझे लगता है पता नहीं मेरे दिमाग में ये चीजें बैठेंगी, मैं भूल जाऊंगी थोड़ा सा ना सर। देखिए ज्योतिष जो है ना, ये एक ज्ञान है, विद्या नहीं है। जी। ज्योतिष में एक चीज याद रखिए, हाँ आपको जी। ज्योतिष की जो जानकारी है 60% ईश्वरीय कृपा से मिलेगी, 30% आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा और 10% आप जो पढ़ते हैं उसके जो सूत्र लगाते हैं वो देगा। तो ज्योतिष जी। के पहले तो हमें सूत्र सीखने होते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग कैलकुलेशंस लगाने लगता है, और जब बाद में आप प्रिडिक्शंस करते हैं तो सारा आपको इंटेलेक्चुअल वे में आता है, ईश्वरीय कृपा से मिलता है ये। अच्छा जी। तो हाँ सर इस चीज में जैसे कि एक्सीलेंस लेने के लिए या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जी। तो क्या करना चाहिए सर, या ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मतलब कुछ है सर कि देखिए मतलब दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, सीखने के दो तरीके होते हैं। एक, आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर चैनल पे पढ़िए, तो चीजें धीरे धीरे रटते हुए चीजें क्लियर होती चली जाएगी। जी सर। और दूसरा तरीका यह है, बिल्कुल जो बालक बुद्धि होता है वो बन जाइए। आप देखेंगे बच्चों का इंटेलेक्चुअल बड़ों से बहुत ज्यादा होता है, हाँ जी। तो आप बालक बन के भी ये सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा पहला घर है, पहला हाँ घर जी। मैं मेरा मेरे लिए है, उस पे गुरु बैठ गया। गुरु ज्ञान जी। प्रतिष्ठा का कारक है, तो मैं मेरा जी। मेरे लिए मतलब गुरु मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं भागा दौड़ी करूंगा। अब गुरु कौन होते हैं, तो गुरु एक ब्राह्मण है। हाँ ब्राह्मण जी। कैसे खाना खाता है, मांग के खाता है, दर दर जी। भटकता है, लोगों का भला करता है, ये सारी चीजें वो व्यक्ति करेगा। जी। राशि कौन सी है, कर्क की है। कर्क कौन होता है, केकड़ा। चंद्र। हाँ केक- जी। अब आपने यहाँ पे केकड़े की व्याख्या करनी है। केकड़ा चलता हुआ आगे दिखाई देता है, मतलब चलता सीधा है अपने हिसाब हाँ से, जी। पर वो हाँ दुनिया जी। के नजरिए से टेढ़ा चल रहा है। तो गुरु वाला व्यक्ति अपने हिसाब से उसे लगेगा वो सही कर रहा है, पर हम्म। वास्तव में वो दुनिया के हिसाब से अलग चल रहा होता है, इसीलिए वो गुरु होता है। ओके। ठीक है। गुरु को हमने बगला भगत भी बोला था कि हाँ जी। मौका लगने पर वो लाभ उठा लेता है। जी। तो यहाँ पे भी वो प्रिडिक्शन बन सकती है। और उसके बाद आखिरी चीज, ये भाव जो है मंगल का है, यानी ये मंगल का घर है जहां पे हाँ जी। चंद्रमा की राशि आकर बैठी है। जी। ये घर बल पराक्रम लगाने का था, जहां पे एक सौम्य ग्रह आके बैठ गया, तो क्या वो बल पराक्रम लगा पाएगा। नहीं लगाएगा सर। सर मंगल का ग्रह मंगल कैसे का हुआ? ग्रह कालपुरुष की कुंडली में हुआ है ये। अच्छा, मेष हाँ लग्न जी। में। ठीक है। मेष लगन का व्यक्ति कैसा होता है, जैसा भेड़ होती है, सीधा होता है, सरल होता है, लेकिन सिर मजबूत होता है, और कहीं पे भी अगर उसे लड़ना है तो सिर टकराएगा। तो ये जमीन जो है, ये जो घर जो है, ये मंगल का है। यानी यहाँ पे जो कोई भी आएगा उसे सिर टकराना होगा, उसे मेहनत करनी होगी। पर क्योंकि यहाँ पे सौम्य राशि बैठी है, तो सौम्य राशि वहां पर टिक नहीं सकती। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां बहुत सारी आई। पर क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठे हैं, ज्ञान के देवता हैं, तो ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र में जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो सुख समृद्धि पाता जाएगा, प्रतिष्ठा उसे मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि वो पैदा होगा और एकदम से मिल जाएगी, जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिष्ठा मिलेगी। अब बाकी ग्रह की पोजीशन कुछ ऐसी बन जाए जो यहां से उसको फल दे सकती हो अच्छा, तो हो सकता है कि वो ऐसे घर में जन्म ले ले जो किसी गुरु का हो, ऐसे व्यक्ति का हो जो समाज में नॉलेज बांटता हो। आफ्टर देन समाज में नॉलेज बांटता हो और उसके पास अच्छी संपत्ति भी हो, तब हम ये कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार का व्यक्ति इस समय ऐसी अवस्था में जन्म लेके सुख को भोग सकता है। जो भी आपकी जन्म कुंडली है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, जो कुछ भी है, वो इन 12 खानों में बंद है। इनको हम, जैसे अब गुरु ले लिया, तो गुरु एक के लिए अच्छा काम करेगा तो दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है, अच्छी अवस्था में भी खराब रिजल्ट दे सकता है।
तो वो निर्भर करेगा उसके देश काल परिस्थिति पे, जिसको हम कई तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने बिल्कुल सिंपल वे में जाना कि जिसका घर है, जिसकी जमीन है, वहां पे जो भी आके बैठेगा वो उस प्रकार का व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए मंगल की जमीन है और मंगल बैठा है 10वें घर में, नहीं 9वें घर में, यहाँ पे गुरु है, मैं गुरु हटा देता हूँ यहाँ से, शनि। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं मंगल की जमीन है, चंद्रमा आके बैठा है और उस पे भी शनि बैठ गया है। तो प्रिडिक्शन क्या बनेगी? ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, क्योंकि शनि मेहनत का प्रतीक है, अपनी मेहनत से, मंगल बल का प्रतीक है, चंद्रमा सुख का और मानसिक तनाव का प्रतीक है, अपनी मेहनत से अपने लिए सुख का अरेंजमेंट करेगा जिसमें उसे कई तरीके की मानसिक परेशानियां आएंगी। सिंपल सी प्रिडिक्शन बन गई। यहीं से जब हम मंगल को देखेंगे तो मंगल गुरु के घर में जाके बैठा, मंगल की जमीन है और मंगल यहां बैठा हुआ 1 2 3 4, सॉरी मंगल हम लेते हैं इसी के घर में। सपोज कीजिए अपने घर में बली हो गया और यहां से चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो अपनी जमीन को इसने और बलशाली बना दिया, तो ये व्यक्ति की स्ट्रगलिंग को और बढ़ा देगा। क्योंकि शनि बैठा है जो धीमी गति का प्रतीक है, जमीन स्ट्रगलिंग की है, चंद्रमा का यहाँ कोई ज्यादा विशेष नहीं महत्व नहीं रह जाता, ये सिर्फ तनाव देने का काम करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ सुख भी देगा, मतलब कम मेहनत में थोड़े से अच्छे रिजल्ट देगा। अब वो कम कितनी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, वो आप अपने अनुमान से व्यक्ति की स्थिति देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी उसकी मेहनत रहेगी। किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्लियर करना हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए।